नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे प्रतितक। अब जो हम आगे बात करेंगे वो बात करेंगे आपके टॉपिक शब्द विचार की। शब्द विचार के कुछ बिंदु आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शब्द विचार की बात करते हैं। देखो, हिंदी व्याकरण है जो उसको हम कितने भागों में बांट देते हैं। हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो वर्ण विचार में, एक शब्द विचार में और एक वाक्य विचार में। वर्ण विचार से संबंधित हम बातें कर चुके थे। अब हम जो बात करेंगे वो शब्द विचार की बात करेंगे। शब्द विचार में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या है? देखो, हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। और 3 भागों में कैसे कैसे बांट के पढ़ते हैं? सबसे पहला भाग होता है इसका वर्ण विचार का। सबसे पहला भाग होता है वर्ण विचार का। दूसरा जो भाग होता है वो होता है शब्द विचार का। और तीसरा जो हम भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य विचार का। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या आता है? वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जैसे संधि में वर्ण भी होता है, क्योंकि वर्णों का सार्थक समूह होता है। या मैं कहूँ वर्णों का क्या होता है, वहाँ मेल होता है। वर्णों के मेल से संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, जब 2 वर्ण परस्पर मिलकर क्या हो जाते हैं, एक नए रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वो संधि था। अब हम बात करेंगे वो करेंगे शब्द विचार की, कि ये शब्द विचार क्या होता है, किसे कहते हैं शब्द विचार। तो देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। अब ना तो मैंने ये लिखा कि लिखित रूप से, ना मैंने ये लिखा मौखिक रूप से, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। पूछ लेता है कई बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ना मौखिक दे ना लिखित दे, सीधा पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर होता है वर्ण। अब यहां पर इसमें ऐसे लिख देता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यहां एक शब्द जोड़ दिया, क्या? मौखिक। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अगर सीधा पूछ रहा है, ना तो लिखित दिया ना मौखिक दिया, सीधा पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण होता है। उसने लिख दिया कि मौखिक इकाई, तो ध्वनि होगी। अब इसकी जगह, मौखिक की जगह क्या लिख देता? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछता तो यहां क्या होता? वर्ण होता। तो लिखित दे रहा है तो वर्ण होगा, मौखिक दे रहा है तो ध्वनि होगी। ना लिखित दे ना मौखिक दे, सीधा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर वर्ण होगा। यहां तक समझ आ गया। अब हम जो आगे बात करेंगे, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। यहां एक नई चीज जोड़ देंगे हम, अर्थ के आधार पर। एक नई चीज क्या जोड़ दी हमने? यहां एक लिख दिया कि अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई
शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द होगा। क्यों होगा शब्द? इस बात को समझना ध्यान से। मैंने अकेला का लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या? मैंने अकेला मां लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या? मैंने अकेला ला लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या? अकेले के, अकेले मैं, अकेले ले का कोई अर्थ है क्या? कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन जब इन तीनों को मिलाया तो एक शब्द बना कमल। अब इस कमल शब्द का अर्थ है या नहीं है? या तो किसी का नाम होगा कमल, या पुष्प के लिए आ रहा है। तो यहां अकेले का अकेले मां का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब वर्णों को सार्थक समूह दे दिया तो एक शब्द बना कमल। तो इस कमल का अर्थ है या नहीं है? बिल्कुल अर्थ है। लेकिन अकेले के, अकेले में, अकेले ले का कोई अर्थ था क्या? नहीं था। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी की इकाई क्या हुई? शब्द हुआ। क्या हुई? शब्द हुआ। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि भावार्थ के आधार पर, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उस स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा? भावार्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वाक्य होता है। वह क्या होता है? वाक्य होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया होगा कि अगर, हाँ, अब इसको भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहा? क्योंकि देखो, अकेले के, अकेले में, अकेले ले का कोई अर्थ था क्या? कोई अर्थ नहीं था। लेकिन ये मिले तो एक शब्द बना कमल, इसका अर्थ है। तो ये तो अर्थ के आधार पर। लेकिन इस अकेले कमल का कोई भाव है क्या? मैंने कह दिया मोहन, इस अकेले मोहन का कोई भाव है क्या? मैंने कहा रमेश, इस अकेले रमेश का कोई भाव है क्या? मैंने कहा विजय, इस अकेले विजय का कोई भाव है क्या? कोई भाव नहीं है। लेकिन जब मैंने शब्दों को सार्थक समूह दिया और मैंने क्या लिखा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, तो इनका कोई ना कोई भाव आ रहा है। तो भाव के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? वाक्य होगा। तो एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी तो वर्ण होगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी तो ध्वनि होगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी तो वर्ण होगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगा और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। इनका ध्यान रखना है, ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब आगे बात करेंगे हम शब्द विचार पर विस्तार से। तो शब्द विचार में हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो शब्द की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शब्द की बात करेंगे कि ये शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं शब्द। तो शब्द क्या है? शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कैसे कहलाता है? जैसे समझना, जैसे मैंने लिखा पे, व और ने, इनसे मिलके क्या बना? पवन बना। इनसे मिलके क्या बना? पवन बना। तो पवन क्या है? एक शब्द है। मैंने लिखा
क, म और ल, इन सब से मिलके क्या बना? एक शब्द बना कमल। क्या बना? कमल। इसी प्रकार मैंने लिख दिया क, ल और म, इनसे मिलके क्या बना? कलम बना। तो जब हमने वर्णों को सार्थक समूह दिया तो उससे क्या बना? शब्द बना। अब इसमें मैं लिख दूं, मान लो म, क और ल, एक माँ है, एक का है, एक ला है, और इससे मिला के मैंने क्या बना दिया? मकल बना दिया। मकल। तो इस मकल का कोई अर्थ है क्या? क्या इस मकल का कोई अर्थ है क्या? इस लमक लिख दूं मैं, इस लमक का कोई अर्थ होगा क्या? तो देखिए, क्या इसमें का नहीं आ रहा? का भी आ रहा है। क्या इसमें मां नहीं आ रहा? मां भी आ रहा है। क्या इसमें ला नहीं आ रहा? ला भी आ रहा है। तो जो आपने ऊपर वर्ण लिखे वो ही वर्ण नीचे भी है, लेकिन नीचे वाला जो मकल है वो शब्द क्यों नहीं है? ऊपर जो आपने कमल लिखा वो शब्द है, वो क्यों है? वो ही वर्ण ऊपर है, वो ही वर्ण नीचे है, बस उनका क्रम अलग है। तो वहां पर वर्णों को कैसा समूह दिया गया है? सार्थक। उनको व्यवस्थित रूप से क्या किया गया है? क्रम के अनुसार हमने जमाया है। अगर ध्यान रखना, व्यवस्थित लिख दिया शब्द व्यवस्थित, तो वहां पर हो जाती है वर्णमाला। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं वर्णों का सार्थक समूह की जगह एक शब्द लिख देता वर्णों का व्यवस्थित समूह, तो ये बदल जाता, वर्णमाला हो जाती। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब इसमें देखिए क के बाद मैं और ले, अब वर्णों को सार्थक समूह दिया तो एक शब्द बना, लेकिन इस मकल का कोई अर्थ है क्या? मकल का कोई अर्थ होता है क्या? कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सार्थक समूह नहीं है, तो क्या हम इसको शब्द कह सकते हैं क्या? ये शब्द नहीं कहला सकता। क्या है शब्द? पवन शब्द है, कमल शब्द है, कलम शब्द है, मकल कोई शब्द नहीं है। ये निरर्थक है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, विशेष, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब देखो इसमें कैसे वर्णों का व्यवस्थित समूह, वहां तो क्या आ रहा था? वर्णों का सार्थक समूह। यहां क्या आ रहा है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब अंतर क्या है दोनों में, ध्यान से समझना। यहां क्या आ रहा है? व्यवस्थित। यहां क्या था? सार्थक। क्या अंतर है सार्थक और व्यवस्थित में? क्या का के बाद में मां आता है या मां के बाद में ला आता है? नहीं आता, लेकिन ये सार्थक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, जैसे मैंने यहां लिख दिया ए, ई, आ, ओ, उ, ई, तो क्या हम इसको वर्णमाला कह सकते हैं क्या? क्या ये वर्णमाला हो सकती है? नहीं। क्या हम इसको वर्णमाला कह सकते हैं क्या? क्या मतलब होता है वर्णमाला का? देखो ये छोटी छोटी सी बातें हिंदी व्याकरण में आपको आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ध्यान से समझा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने बहुत सारे फूल लिए और उन फूलों को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। ये बहुत सारे फूल हैं और हमने इनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। क्या आप इसको फूलमाला कह सकते हो क्या?
क्या ये फूलमाला हो सकती है? क्या मैंने बहुत सारे फूल लिए और एक जगह रख दिए और मैं कह दूं कि ये फूलमाला है, क्या वो फूलमाला हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। फूलमाला कब होगी? जब मैंने एक एक फूल को यहां से लिया और सुई और धागे के माध्यम से उसको क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। जब व्यवस्थित कर दिया तो ये क्या बन गई? माला। अब किसकी है? फूलों की है, तो इसको क्या कहेंगे? फूलमाला। तो जैसे फूलों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? फूलमाला कहलाता है। उसी प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। अर्थात वर्णमाला में क्रम से होंगे, व्यवस्थित रूप से होंगे। और व्यवस्थित कैसे होंगे? ए के बाद में आ आएगा, ई के बाद में दीर्घ ई आएगी, ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आएगा, क के बाद में ख आएगा, ग के बाद में घ आएगा। जब हम इनको ऐसे व्यवस्थित दे देते हैं क्रम, तो ये व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। और सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। क्योंकि यहां पर प के बाद में व आता है क्या? व के बाद में न आता है क्या? नहीं आता। लेकिन प व और न मिलके एक सार्थक समूह का बोध करा रहे हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। दोनों बातों में अंतर समझ आ गया। तो शब्द विचार में सबसे पहले हमने बात करी शब्द की। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब बात करेंगे शब्द को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 4 भागों में। शब्द को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। शब्द को कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में। बहुत ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा विस्तार से ले रहा हूं, जिसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब बातें आपको पता होना आवश्यक है। तो देखो, सबसे जो पहला है वो कौन सा होता है? सबसे पहला जिसका जो भेद होता है वो होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा जो इसका भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? सबसे पहला होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है व्युत्पत्ति। अब आगे बात करेंगे क्या होती है उत्पत्ति, क्या होती है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। शब्द को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 4 भागों में। तीसरा जो इसका भेद होता है वो होता है किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और इसका जो चौथा भेद होता है वो कौन सा होता है? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। कितने भेद हो गए? 4। कितने भागों में बांट दिया इसको? 4 भागों में। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है रूप परिवर्तन के आधार पर। अब यहां से ही प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो ध्यान देना है इसमें। एक तो होती है उत्पत्ति, एक होती है व्युत्पत्ति। एक तो क्या होती है उत्पत्ति, एक तो होती है उत्पत्ति और एक होती है व्युत्पत्ति। क्या अंतर होता है दोनों में, समझ लेना। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा प्राकृतिक, एक शब्द आपने सुना होगा प्रकृति या प्राकृतिक। प्रकृति
और एक होता है कृत्रिम। तो इसको कर देते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। दोनों में क्या अंतर है समझना। ये समझ आ गया तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक रूप वह रूप होता है जैसा प्रकृति ने दिया, बिना किसी बदलाव के वैसा ही प्रयोग कर दिया, उसे कहते हैं प्राकृतिक। कहते नहीं प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक रूप। तो जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही उसको ग्रहण कर लिया बिना किसी बदलाव के, जिसमें कोई बदलाव ही ना हो सके, उसे कहते हैं प्राकृतिक। और उसका रूप बदल के फिर उसको प्रयोग कर दिया। प्राकृतिक जो रूप था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके फिर उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम रूप। वो क्या कहलाता है? कृत्रिम रूप। तो प्राकृतिक और कृत्रिम जैसे होता है वैसे ही होता है उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग कर लिया, वो तो है उत्पत्ति। थोड़ा सा रूप बदल के फिर उसको प्रयोग किया, वो होती है व्युत्पत्ति। और इस व्युत्पत्ति को ही रचना या बनावट भी कहते हैं। इसी को रचना या बनावट कहते हैं। अब देखो इसमें एक शब्द है स्रोत। अब ये स्रोत शब्द में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। एक तो होता है स्रोत, एक होता है, एक तो ये स्रोत होता है। कई किताबों में ये लिखा रहता है स्रोत के आधार पर, और कई जगह लिखा रहता है स्तोत्र के आधार पर। तीनों में अंतर है। इस स्रोत का अर्थ क्या होता है? माध्यम या झरना। इसका अर्थ होता है कान, और इसका अर्थ होता है मंत्र या स्तुति। अब देखो इसमें समझना ध्यान से, क्या अंतर है तीनों में। उत्पत्ति या स्रोत का एक ही अर्थ है, मतलब जिसकी स्वयं उत्पत्ति हुई हो। अब देखो इसमें जैसे शब्द है, मान लो एक माध्यम या झरना। अब झरना की उत्पत्ति स्वयं होती है या फिर ऐसा होता है कि ऊपर से पानी डालते हैं हम और नीचे से झरना बहता है? ये प्रकृति का रूप होता है? नहीं होता। प्रकृति बरसात करती है और उसके झरने आते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुएं होते हैं, उन कुएं से जो पानी आता है, ऐसा होता है क्या कि शाम को हम डालाते और सुबह उसमें से निकाल लाते हैं? नहीं। कैसे आता है? वो स्रोत से आता है। किससे आता है वो पानी? प्राकृतिक रूप से आता है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, स्रोत से आता है। तो उसका उत्पत्ति स्वयं हुई है। झरना की उत्पत्ति स्वयं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा बरसात की जाती है, प्रकृति के द्वारा दिया जाता है झरना, ठीक है। अब स्रोत माने होता है कान और स्तोत्र माने होता है मंत्र या स्तुति। तो किसके आधार पर होगा? जिसकी स्वयं उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो इसके भेद होते हैं, मूल रूप से तो भेद होते हैं चार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। एक गौण रूप और होता है जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं संकर शब्द। तो इसके कुल भेद कितने हो जाते हैं? पांच। पांच भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्सम, दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है तद्भव, तीसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? देशज, चौथा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? विदेशी या विदेशज, और एक पांचवा गौण भेद होता है वो होता है संकर। तो मुख्य भेद तो होते हैं चार, कुल भेद होते हैं पांच। पांचवा गौण भेद होता है जिसे संकर कहते हैं, जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद हो गए पांच। अगला होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। और व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर भेद होते हैं तीन। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा जो भेद होता है वो होता है योग रूढ़।
तीसरा जो भेद होगा वो कौन सा होगा? योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये किसके आधार पर होते हैं? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। अगला जो भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वो होते हैं 8। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला भेद होता है एकार्थी। 8 भेद होते हैं, वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? एकार्थी। दूसरा भेद होता है अनेकार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा भेद होता है पर्यायवाची। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। चौथा भेद होता है विलोम शब्द। पांचवा भेद होता है युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म या समानोच्चारित शब्द। छठा भेद होता है शब्द समूह। शब्द समूह अथवा वाक्यांश के लिए। शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला जो भेद होता है वो कौन सा होता है? 7वां। 7वां भेद होता है समान प्रतीत होने वाले। समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। और 8वां जो भेद होता है वो कौन सा होता है? समूहवाची शब्द। समूहवाची। तो कितने भेद हो गए अर्थ के आधार पर? 8 भेद हो गए। 8 भेद कौन कौन से थे? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म या समानोच्चारित शब्द, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द। तो ये कौन से हो गए? किसके आधार पर हो गए? अर्थ के आधार पर। अगला जो भेद है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। और रूप परिवर्तन के आधार पर हम इसके कितने भेद कर देते हैं? 2 भेद कर देते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। पहला भेद कौन सा होता है? विकारी। दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? अविकारी। और इस अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, जिसका व्यय नहीं हो, जिसमें विकार नहीं हो, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। विकारी के भेद होते हैं 4। विकारी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भेद होता है संज्ञा। संज्ञा। दूसरा भेद होता है सर्वनाम। तीसरा भेद होता है विशेषण। और चौथा भेद होता है क्रिया। तो विकारी के कितने भेद हो गए? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी या अव्यय के कितने भेद होते हैं? मूल रूप से तो 4 ही भेद होते हैं। मूल रूप से तो कितने भेद होते हैं?
4 होते हैं, लेकिन एक गौण रूप से 5वां भेद और होता है, निपात। तो देखिए अभिकारी अव्यय में कौन कौन से आएंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होता है संबंध बोधक। दूसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। तीसरा भेद होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और इसका जो चौथा भेद होता है वो कौन सा होता है? निपात। सॉरी, चौथा भेद होता है विस्मय आदि बोधक। 5वां भेद होता है निपात। तो चौथा हो गया विस्मय आदि बोधक। अब एक भेद और होता है निपात। ये गौण रूप से होता है, ये गौण रूप से होता है। मुख्य रूप से अविकारी या अव्यय के ये 4 भेद ही होते हैं, 5वां गौण रूप से होता है निपात। तो इनका ध्यान रखना है। तो ये हमने किसके आधार पर कर दिए? ये हमने शब्द को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा किसके आधार पर है? रूप परिवर्तन के आधार पर। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम आपको बिना देखे बनाना आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया होगा। ये हमने अभी बात करी, वो किसकी बात करी है? हमने अभी जो चर्चा करी है वो किसकी करी है? शब्द के भागों की। अब हम इसमें सबसे पहला है वो कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला भेद कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो कितने हैं? हमने पढ़े थे, मूल रूप से 4 होते हैं, गौण रूप 5वां होता है संकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? तत्सम शब्द की। बड़े ध्यान से समझना है इस तत्सम शब्द को। क्या होते हैं तत्सम शब्द? किसे कहते हैं तत्सम शब्द? तो देखो, सबसे पहले तो तत्सम शब्द का अर्थ समझो। तत् धन सम, तत् धन सम। अब तत् माने क्या होता है? उसके, और सम माने क्या होता है? समान। तत् माने होता है उसके, और सम माने होता है समान। उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ध्यान से समझो। तो तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। तो यहां पर परिभाषा समझना इसकी, मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में
ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा उष्ट्र, मैंने यहां लिखा कर्ण, मैंने यहां लिखा क्षेत्र, मैंने यहां लिखा चूर्ण, मैंने यहां लिख दिया करपट, मैंने यहां लिखा तृण, मैंने यहां लिख दिया अट्टालिका। तो ये किस भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के। और इनका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते क्या? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उनको हम वर्षों से हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं ज्यों के त्यों, बिना किसी बदलाव के, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। हमें समझ ही नहीं आता, कई बार तो हम यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संस्कृत का है या हिंदी का है। देखो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे मनुष्य, अब एक शब्द है या मनुष्य, अब ये एक शब्द मनुष्य लिख दिया, एक शब्द लिख दिया मैंने मानुष। अब इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है? तो बहुत कंफ्यूजन होती है यहां। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य शब्द क्या है? तत्सम है और मानुष शब्द क्या है? तद्भव है। ऐसा लगता है क्या कि मनुष्य शब्द तो तत्सम है या संस्कृत का है और मानुष शब्द हिंदी का है या तद्भव है? नहीं लगता क्या? नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य तो शब्द हिंदी का है और मानुष शब्द संस्कृत का है। ऐसा लगता है? बिल्कुल सही, ऐसा ही लगता है कि मनुष्य तो हिंदी का है और मानुष संस्कृत का है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत कुछ अलग है। यही बात तो मैं कह रहा था कि ऐसे शब्द बहुत हैं जो वर्षों से हिंदी में प्रयोग होकर ऐसे लगते हैं जैसे ये हिंदी के ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जो मनुष्य शब्द है ये संस्कृत का होता है। मनुष्य किसका होता है? संस्कृत का, तत्सम होता है। और मानुष शब्द या मानव शब्द हिंदी का या तद्भव होता है। लेकिन ऐसा लग रहा नहीं ना? ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, जैसे कि मैं मनुष्य को तत्सम नहीं तद्भव बोलना चाहिए था और मानुष को तद्भव नहीं तत्सम बोलना चाहिए था। मैं उल्टा बोल रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है ना? तो ध्यान रखना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि मनुष्य तत्सम ही है और मानुष तद्भव ही है। मनुष्य संस्कृत भाषा का शब्द है और मानुष हिंदी भाषा का। तो ऐसे ध्यान रखना है। बहुत ऐसे शब्द हैं तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, ध्यान से समझना। इसमें मैं एक और जोड़ दूं आपके मनुष्य वाले को, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। मनुष्य क्या है? तत्सम है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, बिना किसी बदलाव के, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब देखो, उष्ट्र का क्या बनता है? उष्ट्र का बनता है ऊंट। अब उष्ट्र का ऊंट बना, कर्ण का कान बना, क्षेत्र का खेत बना, चूर्ण का चूरन बना, करपट का कपड़ा बना,
तृण का तिनका बना, अट्टालिका का अट्टारी बना, अट्टालिका का अटारी, और मनुष्य का मानुष बना। तो अब इनका ये रूप हो गया। अब इनको थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ जब हिंदी में प्रयोग कर दिया तो ये क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। अब ये तद्भव जो शब्द हैं, ये तद्भव किसके होते हैं? हिंदी भाषा के। तत्सम किसके होते हैं? संस्कृत भाषा के। तो अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? बात करेंगे तद्भव की। बहुत विस्तार से समझेंगे तत्सम तद्भव को। अभी पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तद्भव शब्द की। तत्सम शब्द के बाद में कौन सा है? तद्भव शब्द। अब तद्भव क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा होगा, तद्भव। अब तद्भव के बारे में भी समझो। तद धन भव, तद धन भव। अब तद माने क्या होता है? उससे। तद माने क्या होता है? उससे। और भव माने क्या होता है? पैदा होना। तद माने उससे और भव माने होता है पैदा होना। किससे पैदा हुए हैं? उससे पैदा होना। अर्थात किससे पैदा होना? अर्थात संस्कृत से पैदा होना। संस्कृत से पैदा होना। तो तद्भव क्या है? संस्कृत से पैदा होना। अर्थात वे शब्द जो किससे पैदा हुए हैं? संस्कृत से, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ किसमें प्रयोग किए जा रहे हैं? हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तो तद धन भव, तद माने उससे, भव माने पैदा होना। उससे पैदा हुए अर्थात किससे हुए? संस्कृत से पैदा हुए हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तो संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा सा रूप बदल के हिंदी में प्रयोग कर दिया तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद माने उससे, भव माने पैदा होना। पैदा तो किससे हुए हैं? संस्कृत से। लेकिन थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किसमें किए जा रहे हैं? हिंदी में। इनको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे आपने कुछ उदाहरण लिखे थे, जैसे अब उन तत्समों का हम क्या बना देंगे? तद्भव बना देंगे। जैसे आपने लिखा था उष्ण, उष्ट्र, कर्ण, क्षेत्र, चूर्ण। तो देखो उष्ट्र का क्या हो जाएगा? उष्ण। उष्ट्र का हो जाएगा ऊंट। उष्ट्र का क्या हो गया? ऊंट हो गया। कर्ण का क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। कर्ण का कान हो जाएगा। उष्ट्र, कर्ण, क्षेत्र।
अब क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। क्षेत्र का क्या बनेगा, खेत बनेगा। तो क्षेत्र का खेत, उष्ण कर्ण क्षेत्र, और समझिए इसमें चूर्ण। अब चूर्ण का क्या हो जाएगा, चूर्ण का चूरन हो जाएगा, चून या चूरन। चूर्ण का क्या हो जाएगा, चूना या चूरण। करपट का क्या हो जाएगा, कपड़ा। मैंने लिखा यहां करपट। अब करपट का क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। तो उष्ण कर्ण क्षेत्र चूर्ण करपट। आगे समझिए इसमें तृण। अब तृण का क्या हो जाएगा, तिनका। तृण का क्या बनेगा, तिनका। मैंने लिखा यहां अट्टालिका। अब अट्टालिका का क्या होगा, अट्टालिका का क्या बनेगा, अटारी। अट्टालिका का अटारी। अभी मैंने आपको बताया था एक शब्द था मनुष्य, और मनुष्य क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मानुष हो जाएगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा, मानव या मानुष हो जाएगा। तो ये क्या है, तत्व। तो तत्सम से क्या बना दिए, तद्भव बना दिए। तो वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे, तो संस्कृत भाषा के शब्दों को थोड़ा सा रूप बदल के जब हिंदी में प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें देखो। उष्ट्र का ऊंट हुआ, कर्ण का कान हुआ, क्षेत्र का खेत हुआ, चूर्ण का चूरन हो गया, करपट का कपड़ा हो गया, तृण का तिनका हो गया, अट्टालिका का अटारी हो गया, मनुष्य का मन। अब कैसे पहचानोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि ये 1500 शब्द हो, उनको आप आराम से रट भी सकते हैं, लेकिन इन शब्दों की संख्या भी लाखों में होती है और कई लाखों में होती है। अब कई लाख शब्द कहीं रटे जाते हैं क्या? अब परीक्षा में सफल होना है तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आपको वो प्रश्न भी करने हैं जिनको कोई नहीं कर रहा। सफलता किससे मिलती है? सफलता उससे नहीं मिलती जिनको सब कर रहे हैं उनको आप भी कर आए। जिस चाल से सब दौड़ रहे हैं उसी चाल से आप भी दौड़ रहे हो, तो क्या रेस जीत जाओगे आप? मान लो जिस चाल से सब चल रहे हैं उसी चाल से आप भी चले, तो क्या उनको जीत सकते हो? क्या उनसे आगे जा सकते हो? नहीं। क्या करना पड़ेगा? आपको उस चाल से चलना पड़ेगा जो वो नहीं चल रहे। औरों को हराने के लिए आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको वो प्रश्न तो करने ही करने हैं जो सब कर रहे हैं, आपको वो प्रश्न भी करने हैं जिनको कोई नहीं कर रहा, तभी तो आप सफल होंगे। जिनको सब कर रहे हैं उनको आप भी करके आए, कहां सफल होंगे? आपको वो प्रश्न जरूर करने हैं जिनको कोई नहीं कर सकता। अब ऐसे शब्दों के लिए आपको क्या करना है? आपको मैं विशेष नियम लिखाऊंगा। वो साधारण जो नियम लिखाऊंगा उस नियम से बड़े आसानी से आप तत्सम और तद्भव पहचान लोगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। आपको लाखों शब्द रटने नहीं पड़ेंगे, आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे जो यही बोर्ड पे याद हो जाएंगे। जैसे इसमें ही बताता हूं मैं कुछ नियम। जैसे यहां आ रहा है उष्ट्र, अब अधूरा स है और र नीचे आ रहा है, तो वो शब्द होते हैं तत्सम। चंद्र बिंदु युक्त शब्द होते हैं तद्भव, अनुस्वार युक्त शब्द होते हैं तत्सम। आगे देखो, यहाँ रैवर्ण ऊपर आ रहा है, रैवर्ण ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो पूरा रे बनेगा या लोप हो जाता है। तो कर्ण का कान हो गया। अब ण युक्त शब्द भी तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर ण का न हो जाता है। क्षेत्र ज्ञा और श्री युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर छ का ख, त्रय का तय, ज्ञा का ज, श्र का सा हो जाता है। अब छ और त्रय आ रहा है, आप पहचान लोगे कि ये छ है, इसका मतलब ये तत्सम है, और छ का ख हो गया, ये तद्भव है।
अब चूर्ण में अणे भी आ रहा है, रैवर्ण ऊपर भी आ रहा है, तो रैवर्ण से युक्त जो अधूरा रह आता है वो तत्सम होते हैं, पूरा रह है वो तद्भव है। अणे का न हो जाता है तो चूर्ण का चूरन हो गया, अधूरे रह का या तो लोप हो जाता है या पूरा रह बन जाता है। आगे देखो करपट, अब करपट में रैवर्ण ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये तत्सम है। तद्भव में तत्सम के ट का तद्भव होने पर अड हो जाता है, अड ड, तो ड के नीचे बिंदी आएगी, तो ये कपड़ा हो गया। करपट से कपड़ा, परपट से पापड़, मरकट्टी से मकड़ी, गोटक से घोड़ा, कपाट से किवाड़, तो ये ट का अड हो जाता है। अब यहां देखो री है, री युक्त शब्द तत्सम होते हैं, और ये तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि री जिस भी शब्द में जुड़ रही है वह शब्द तत्सम ही होगा, तद्भव नहीं हो सकता, क्योंकि री युक्त सभी शब्द तत्सम होते। अगर हिंदी का शब्द आ रहा होगा तो उसमें रै पे लघु ई जुड़ के आएगा, हिंदी में री का बोध कराएंगे। री, रिपु, जैसे हम लिखते हैं रिपु, तो रिपु में रै पे लघु ई है, अगर री आ रही है तो वो शब्द तत्सम होंगे। तो तृण का, तिनका। अब अट्टालिका, अब अट्टालिका का मतलब होता है अटारी, अधूरे वर्ण, तो अधिकांशतः संयुक्त व्यंजन किसमें आते हैं? तत्सम में। द्वित्व व्यंजन किसमें आते हैं? तत्सम में आते हैं। अब मनुष्य संयुक्त है, ये स और ये संयुक्ताक्षर, तत्सम में इसका तद्भव क्या हुआ? मानुष हुआ। तो कुछ पहचान है जिनको मैं आपको बड़े विस्तार से उदाहरणों के साथ लिखाऊंगा और समझाऊंगा, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले अब क्षेत्र का खेत हुआ, चूर्ण का चूरन हुआ, कुछ शब्दों में तो बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है। बहुत ज्यादा बदलाव कैसे हो जाता है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा समश्रु, अब समश्रु, समश्रु का क्या होता है? मूछ होता है। अब इसका तो बहुत ही अलग हो गया परिवर्तन। अब ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? इतना अलग परिवर्तन कैसे हुआ? इसका कारण क्या है कि कई शब्दों में तो बहुत ही अलग परिवर्तन हो जाता है हिंदी में आके, तो उसका कारण समझना, क्या कारण होता है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, जब कोई नदी बहती है, जब कोई नदी बहती है तो वह नदी रास्ता आप पहले बनाते हो क्या कि यह नदी यहां होके निकलेगी, इसका रास्ता बना दो। नदी कभी भी देख लेना, नदी का रास्ता बनाया नहीं जाता, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। तो जब कोई नदी बहती है, और जब वो नदी बहती है तो वो किसी जब पहाड़ से टकराती है, तो उस पहाड़ से जब टकराएगी तो उसके जो पत्थर का टुकड़ा होता है, वहां से उस पत्थर के टुकड़े को जब तोड़ के लाएगी तो ये बात निश्चित होगी कि वह ना तो गोल हो सकता और ना वो चिकना हो सकता। जब भी कोई पत्थर टूटता है नदी से, नदी के द्वारा या नदी के बहाव से जब कोई पत्थर टूटता है तो उसकी दो बात निश्चित होती है। सबसे पहली बात, वो गोल नहीं हो सकता, दूसरी बात, वह चिकना नहीं हो सकता। तो कोई पत्थर का टुकड़ा जब यहां से टूटा, जब नदी के बहाव में जब वो पत्थर का टुकड़ा आएगा तो वह यहां से जब चलेगा और इस जब नदी में बहता हुआ जाएगा, और बहते बहते नदी के बहाव के साथ जब वो यहां पहुंचेगा तो यहां दो बात निश्चित हो जाएंगी। दो बात क्या निश्चित हो जाएंगी? सबसे पहली बात, वो कैसा होगा? चिकना होगा। सबसे पहली बात तो क्या होगी? वह कैसा होगा? चिकना होगा। दूसरी बात क्या होगी? वह गोल होगा। चिकना भी होगा और गोल भी होगा, ये बातें निश्चित हो जाती हैं। तो जब किसी पहाड़ से कोई पत्थर का टुकड़ा टूट के, यहां से ये टूटा हुआ टुकड़ा है पत्थर का, जब ये बहता हुआ यहां से और कहां तक आएगा? यहां से यहां तक आएगा, तो ये बात आपकी निश्चित हो जाती है कि वो चिकना और गोल होता है। इस प्रकार जैसे ये पत्थर का टुकड़ा यहां से यहां तक पहुंचते इसका रूप बदल गया, वैसे ही संस्कृत भाषा से जब हिंदी भाषा में कोई शब्द आए तो उनका रूप ऐसा कैसे हो गया, उनका रूप ऐसे क्यों बदला, उसका भी कारण है। जैसे ये है वैसे ही यहां भी समझना। सभी भाषाओं की जो जननी होती है वो क्या होती है? संस्कृत होती है। सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। अब संस्कृत भाषा से जो शब्द आए वो किस में आए? पाली में।
संस्कृत से वे शब्द किस में आए? पाली में आए। और पाली भाषा से जो शब्द हैं वो किस में आए? प्राकृत में आए। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? अपभ्रंश। प्राकृत से वो शब्द किस में आए? अपभ्रंश में। और अपभ्रंश का ही एक भाग होता है शौरसेनी। अपभ्रंश का ही एक भाग होता है शौरसेनी। और शौरसेनी से या शौरसेनी अपभ्रंश से वो किस में आए? हिंदी में आए। शौरसेनी अपभ्रंश से वो किस में आए? हिंदी में आए। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि इन सब बातों से क्या मतलब है। ये सब बातों से मतलब बहुत है, क्योंकि एक दूसरे से ये बातें जुड़ी हुई हैं। जब तक ये बातें नहीं पता होगी तब तक आप तत्सम और तद्भव को नहीं समझ पाएंगे। तो यह समझना, सभी भाषाओं की जननी क्या थी? संस्कृत। अब संस्कृत को भी हमने दो भागों में बांट दिया। किस किस में? एक तो संस्कृत थी वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए थे। जिसमें क्या लिखे गए थे? वेद और उपनिषद लिखे गए थे। और एक दूसरी जो संस्कृत थी वो थी लौकिक संस्कृत, जिसमें क्या लिखे गए थे? रामायण और महाभारत लिखे गए थे। तो सबसे पहली संस्कृत थी। अब संस्कृत के बाद में क्या आई? पाली। अब पाली में क्या लिखे गए हैं? जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? पाली में। और पाली से किस में आए शब्द? प्राकृत में। जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में। तो पहले, सबसे पहले जो शब्द हैं वो किस में थे? किस में थे वो? पाली, सॉरी, संस्कृत में। तो संस्कृत भाषा के शब्दों का फिर प्रयोग किस में हुआ? पाली में। पाली से फिर किस में प्रयोग होने लगे? प्राकृत में। और प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो बहुत ज्यादा शब्दों का रूप बिगड़ा, वो किस में आके बिगड़ा? प्राकृत में। प्राकृत के बाद जो इसका रूप है, अब देखो संस्कृत के शब्द पाली में आए, पाली के बाद प्राकृत में आए। और प्राकृत के जो शब्द थे, प्राकृत में जो प्रयुक्त हो रहे थे तब तक तो वो सही थे, लेकिन प्राकृत से जैसे ही उनका प्रयोग किस में होने लगा? अपभ्रंश में, तो उनका रूप क्या हो गया? बिगड़ गया। अर्थात मैं ऐसे कह सकता हूं, प्राकृत का जो अंतिम समय था उस समय जो शब्दों का रूप बिगड़ने लगा उनको क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा। और इस अपभ्रंश को ही अवहट्ट भी कहते हैं और इसी को अवहत्त भी कहते हैं। यही अवहट्ट कहलाता है, यही अवहत्त भी कहलाता है। और अपभ्रंश का ही एक भाग है शौरसेनी। इस शौरसेनी से ही किसका निर्माण हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। तो अब एक बात बताइए, कोई शब्द जब यहां से पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां आया, यहां से फिर इसमें आते हुए जब घूम के यहां आएगा, तो जाहिर सी बात है उसका रूप बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा? उसका रूप कैसे बिगड़ेगा? जैसे मैंने अभी आपको नदी और पत्थर का उदाहरण दिया था। जब कोई पत्थर नदी से जब कोई पत्थर पहाड़ से टूटता है तो नदी के बहाव में आके जहां लास्ट वो पहुंचता है किनारे पर, उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। वैसे ही यहां पर भी इसमें काफी बदलाव हो गया संस्कृत से हिंदी में आकर। तो इसका विषय ध्यान रखना है, ये सब बातें आपको विषय ध्यान रखनी है। अब तत्सम और तद्भव की पहचान के कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब उनको कैसे पहचानोगे? अब तत्सम और तद्भव की जो पहचान के विशेष नियम हैं उनकी बड़े विस्तार से हम बात करेंगे, क्योंकि तत्सम और तद्भव की पहचान के लिए हमें विशेष नियम बनाने हैं। और वो नियम मैं आपको 7 या 8 नियम लिखाऊंगा, जिससे आपको जितने भी तत्सम और तद्भव के शब्द हैं उनको आसानी से पहचाना जा सके। जैसे कुछ शब्द को उदाहरण देता हूं, जैसे अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। तो इसकी पहचान के नियमों की विस्तार से तो चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, लेकिन मैं कुछ इसके महत्वपूर्ण बता देता हूं कि विशेष नियम के लिए जो क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम होता है
क्षेत्र ज्ञा और श्री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर छ का ख, त्रय का तय, ज्ञा का ज और सिर का सा हो जाता है। दूसरा नियम होता है अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं, चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। तो अनुस्वार युक्त शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, तत्सम या संस्कृत के। चंद्र बिंदु युक्त शब्द किसके होंगे, हिंदी के। अब चंद्र बिंदु युक्त शब्द हिंदी के क्यों है, क्योंकि चंद्र बिंदु का नियम हिंदी ने दिया है, इसलिए हिंदी के होंगे। तो इस प्रकार आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा णय युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर न हो जाता है। तो णय युक्त शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे, तद्भव होने पर न का न हो जाएगा। रे वर्ण ऊपर लग रहा हो या नीचे लग रहा हो या री युक्त शब्द तत्सम होते, तद्भव होने पर रे का लोप हो जाता है या पूरा रे बन जाता है। यदि ड और डा के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो वे शब्द तत्सम है, तक डा डा के नीचे बिंदी आ गई तो वो शब्द तद्भव है, क्योंकि डा और डा के नीचे बिंदी आने पर हिंदी के शब्द हो जाते हैं, क्योंकि नियम ही हिंदी ने दिया है डा डा के नीचे बिंदी की, इसलिए वो तद्भव होंगे। इसके अलावा यदि अधूरा दंत से या अधूरा तालव्य से किसी शब्द के प्रारंभ में आ रहा है वो शब्द तत्सम होंगे। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाएगा या फिर इनका पूरा से दंत से बन जाता है। एक होता है यदि डाढ़ा के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो वो शब्द क्या है, तत्सम। आ रही है तो वो शब्द क्या है, तत्सम के बाद तद्भव। डे के नीचे बिंदी आ गई तो तद्भव होते हैं। अब तत्सम के टे का तद्भव में अड हो जाता है, जैसे घट का गड़ा, घटका का घड़ी, गोटक का घोड़ा, कपाट का किवाड़, करपट का कपड़ा, परपट का पापड़। तो ये नियम है, इनको हम याद रखेंगे। अगर ये नियम हमें पता होंगे तो बड़े आसानी से तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान लेंगे, जिनकी बात हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।